नमः संस्कृताय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जब हम ये कहते हैं कि आज की कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। हर भाषा का अपना स्वरूप होता है ना। जैसे हम लिखे वह खा रहा है, खाता है, रहा वह, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और व्याकरणिक दृष्टि से भी यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो अपनी भाषा में शुद्धता एवं सरलता लाने के लिए ही हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग भाषा पे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी कि व्यक्ति क्या करता है, या तो हम मुंह से बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे अगर हम कक्षा में आपके सामने होते और आपसे आपके प्रत्यक्ष बात करते हुए होते तो यह भाषा का कौन सा स्वरूप हो जाता, यह भाषा का मौखिक स्वरूप हो जाता। ठीक है, लेकिन इस समय हम आपको रिटन में असाइनमेंट दे रहे हैं तो यह भाषा का कौन सा स्वरूप हो गया, लिखित स्वरूप हो गया। हाँ, अर्थात व्यक्ति जब बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वह क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और जब लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। एक भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा, लेकिन सांकेतिक भाषा को हम हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसका वर्णन नहीं करेंगे। जैसे जब पहले के जमाने में पत्र लिखा जाता था तो वह क्या होती थी, लिखित भाषा होती थी। अभी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई हो गए हैं तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं ना, शब्दों को लिखते ही है ना। तो व्हाट्सएप की भाषा भी कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, लिपि किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा की लिपि बताएं। लिपि, अब सबसे पहला शब्द क्या हमने पढ़ा, लिपि। लिपि क्या है, जैसे इंग्लिश आप लिखते हो ना तो ABCD रहता है, हिंदी में हम लोग क ख ग घ से शुरुआत करते हैं, बंगला में किसी और शब्द से शुरुआत करते हैं। इसी तरह से हर भाषा के लिखने का स्वरूप अलग अलग होता है, अर्थात पैटर्न। हर भाषा को अलग अलग पैटर्न से लिखा जाता है ना। तो क्या हो गया, भाषा के स्वरूप को, भाषा के लिखने के स्वरूप को लिपि कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस भाषा को जिस स्वरूप में लिखा जाता है वह उसकी क्या हो गई, लिपि हो गई। अच्छा, जिन वर्णों को हम लोग लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखे क तो हम मुंह से क्या बोलेंगे, क। मुंह से हमारे जो क की आवाज आ रही है इसे क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। और लिपि को हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से। जैसे हमने कहा कमल, हम जब बोलेंगे कमल तो हम क्या लिखेंगे, क म ल। तो ये जो क बनाने का चिन्ह है, जैसे हम एक लाइन खींचे, एक डंडा खड़ा किए, गोला बनाए, पूंछ लटकाए, ये हो गया क। अब ये जो काम हमने किया इसको क्या कहेंगे, इसको ध्वनि चिन्ह कहेंगे। ध्वनि जो हमने बोला और जब हमने उसको लिख दिया तो क का हमने सिंबल बना दिया, हमने क बना दिया, तो वह क्या हो गया, मुंह से जब हम बोले क तो वह क की ध्वनि हो गई, और जब क को लिख दिए तब वह क्या हो गया, क का चिन्ह हो गया। तो इसे हम कहेंगे ध्वनि चिन्ह। ठीक, अच्छा, अब आप बताइए संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। तो संस्कृत भाषा देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, हम व्याकरण क्यों सीखते हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि किसी भी भाषा की शुद्धता एवं सरलता को जानने समझने के लिए ही हम व्याकरण सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया है, बालकः दुग्धम पिबति। बालकः दुग्धम पिबति, लड़का क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। अब जैसे बालकः लड़का, दुग्धम दूध, पिबति पीता है या पी रहा है। अब जब हम इसको कहेंगे कि दुग्धः पिबन्ति बालकः, तो यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुग्धः दूध तो ठीक है, पिबन्ति माने पीते हैं, बालकः माने एक लड़का, बालकः बालकौ बालकाः, बालकः एक वचन है। तो जब हम लिख देंगे बालकः दुग्धः पिबन्ति तो यह अशुद्ध हो जाएगा। अब यह अशुद्ध है कि शुद्ध है, यह जानने के लिए हमें व्याकरण सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम किसी भी भाषा के व्याकरण के स्वरूप को समझते हैं, ताकि हम यह पता कर पाएं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वह शुद्ध है या अशुद्ध। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाता है। अर्थात जब हम सार्थक शब्द की रचना करते हैं एवं उनका प्रयोग करते हैं, यह व्याकरण के द्वारा ही होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। व्याकरण की आवश्यकता वही किसी भी भाषा के शुद्ध ढंग से बोलने समझने के लिए ही व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए व्याकरण के मुख्य अंग। व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के मुख्य अंग हैं, 3 मुख्य अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णमाला आप लोगों ने शुरू में पढ़ा ही होगा, क्लास यूकेजी या 1 में। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ आ इ ई स्वर और क ख ग घ व्यंजन। ये तो हो गया वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में हम क्या करेंगे? किस शब्द के लिए कौन से वर्ण उपयुक्त हैं और कौन से अनुपयुक्त हैं, अर्थात कौन से वर्ण किसी शब्द के लिए ठीक हैं और कौन से नहीं ठीक हैं, यह हम वर्ण विचार के माध्यम से समझते हैं। अब देखिएगा शब्द विचार। शब्दों के भेद, शब्द की रचना, शुद्ध रूप आदि का उल्लेख किया जाता है। अर्थात कमल, कलम दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग निकलता है। लेकिन यदि हम त्रुटिवश कमल को कलम लिख देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए हम शब्द रचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम शब्द को शुद्ध ढंग से लिखे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। वाक्य विचार, किसी भी वाक्य को बोलना और लिखना, किस शब्द को कहाँ रखना है, कौन से स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा, यह हम वाक्य विचार के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी वाक्य को बोलने, लिखने, पढ़ने से पहले उस पर विचार करना चाहिए, अर्थात उसे शुद्ध एवं अशुद्ध ढंग से हम किस प्रकार लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान देना चाहिए। आशा है कि आप लोगों को भाषा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कहिए, मैं आपको फिर से प्रयास करूंगी भली प्रकार से समझाने का। स्वस्थ रहिए, पढ़िए लिखिए, आराम से रहिए। नमः संस्कृताय।